16 June 2021, The Hindu editorial. America's mistakes in the forever war. जो हमेशा चलने वाला युद्ध है उसमें अमेरिका ने गलतियां करी थी. The US misread the situation in Afghanistan, with the long war now leaving the Taliban at the height of their influence. US ने गलत रीड कर दिया था जो स्थिति थी अफगानिस्तान की. गलत रीड कर दिया था का मतलब क्या है कि उन्होंने जब वो अफगानिस्तान में वो घुस गए थे तो वो उनकी मिस रीडिंग थी और एक लंबी वॉर चली और अब जो है तालिबान अपने प्रभाव के हाइट पे पहुंच गया वहां पे. तो मतलब अमेरिका ने जो भी किया उसका असर वो नहीं हुआ जो वो चाहते थे. President Joe Biden has set the September 11 deadline for all American troops to leave Afghanistan, winding up 20 years of the invasion by the United States. प्रेसिडेंट जो बिडेन ने सितंबर 11 की डेडलाइन सेट करी है. सारे अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं उनकी जो आर्मी है कि वो अफगानिस्तान को छोड़ देंगे सितंबर 11 की डेडलाइन तक. और जो 20 साल का जो उन्होंने इन्वेजन किया था अफगानिस्तान का, इन्वेजन मतलब घुस जाना सेनाओं के साथ, उसको वाइंड अप कर देंगे. वाइंड अप कर देना मतलब किसी काम को बंद कर देना. Military officials say the withdrawal would be complete about 2 months ahead of the schedule. मिलिट्री ऑफिशियल्स ये कहते हैं, इन आर्मी के ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि जो विड्रॉल है वो शेड्यूल से 2 महीने पहले ही कंप्लीट हो जाएगा. तो यानी कि उनका जो डेडलाइन है सितंबर 11 की, तो उससे 2 महीने पहले ही वो कह रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा. यानी कि जुलाई 11 तक वो शायद कंप्लीट हो जाना चाहिए. The peace talks between the Afghan government and the Taliban that started in Doha last year have been frozen for months. जो शांति अंकल वार्ता ये आर्टिकल है, ये एडिटोरियल नहीं है अच्छा. Okay, no issues. Let's do it. ओके. The peace talks between the Afghan government and the Taliban that started in Doha last year have been frozen for months. जो शांति वार्ता शुरू हुई थी तालिबान और अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में, जो कि दोहा में स्टार्ट हुई थी पिछले साल, वो कई महीनों से फ्रीज हुई पड़ी है. यानी उसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है. The bid by the US to hold a summit in Istanbul between the warring parties has been a non-starter. यूनाइटेड स्टेट्स ने जो कोशिश की है कि वो एक समिट होल्ड करेंगे इस्तांबुल में, जो भी वॉरिंग पार्टीज हैं, युद्ध करती हुई पार्टीज हैं, उनके बीच में, वो नॉन स्टार्टर रहा है कि वो स्टार्ट नहीं हुआ. यानी कि वो मीटिंग, वो समिट नहीं हो पाई. वो समिट एक नॉन स्टार्टर थी, यानी वो समिट कभी हो नहीं सकी. ऑन द ग्राउंड द तालिबान आर मेकिंग स्टडी एडवांसेस. और जमीनी स्तर पे तालिबान बहुत स्थिर तरीके से आगे बढ़ रहा है, यानी वो अपना कब्जा मजबूत कर रहा है. Since May 1, the Taliban have seized 8 districts in 4 different regions. एक मई से तालिबान ने 8 डिस्ट्रिक्ट्स को सीज कर लिया है 4 अलग अलग क्षेत्रों में. At least 6 provisional capitals including Kabul, Lashkar, Gah, Helmand and Kandahar have the insurgents at their gates. कम से कम 6 जो प्रोविजनल कैपिटल्स हैं, यानी जिनको प्रोविजन किया गया कि कैपिटल बन सकते हैं, क्योंकि काबुल है, लश्कर है, गह है और कंधार है, उनके गेट्स पर इंसर्जेंट्स पहुंच गए हैं. इंसर्जेंट्स यानी घुसपैठी है. As of now, about 22% of Afghanistan's 398 districts are in the Taliban control and 24% with the government. आज की तारीख में
करीब 22% अफगानिस्तान की जो कुल मिला के 398 जिले हैं, उनमें से 22% तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं और 24% जो है वो सरकार के कंट्रोल में है, जबकि आधे से ज़्यादा जो देश के टेरिटरीज हैं यानी ज़मीनें हैं वो कंटेस्टेड है, यानी उन पे अभी लड़ाई चल रही है, ये युद्ध चल रहा है, उसमें कॉन्टेस्ट चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है कि कौन उसको जीतेगा। The longest war in America's history is also turning out to be one of its most disastrous. सबसे बड़ी जो वॉर, सबसे लंबी वॉर है अमेरिका की हिस्ट्री में, और ये सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स भी साबित हो रही है, यानी सबसे ज़्यादा बर्बादी वाली साबित हो रही है। After 20 years of war, when the world's mightiest military is exiting Afghanistan, the Taliban, which it sought to perish, are at the height of their influence since they were driven out of power. तो 20 साल के बाद भी जब दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री अफगानिस्तान को छोड़ के जा रही है, तो तालिबान जिसको कि वो चाहते थे कि उसको खत्म कर देंगे, वो अपने इन्फ्लुएंस के हाइट पे है। जब से उनको बाहर निकाला गया था पावर से, उसके बाद अब वो हाइट पे आ गए इन्फ्लुएंस पे। Terrorist network which the US vowed to destroy when it launched its global war on terror in Afghanistan are now scattered across Asia and Africa, from eastern Afghanistan to the Sahel region. जिस टेररिस्ट नेटवर्क को यूएस ने शपथ ली थी कि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और जब उन्होंने अपनी ग्लोबल वॉर को लॉन्च किया था टेरर पे अफगानिस्तान में, वो फैले हुए हैं अफगानिस्तान में ही नहीं, वो एशिया और अफ्रीका में भी फैले हुए हैं और सहेल रीजन तक फैले हुए हैं। तो यूएस के लिए क्या गलत हो गया? व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर द यूएस? द यूएस मेड 3 फंडामेंटल मिस्टेक्स। यूएस ने 3 बुनियादी मिस्टेक्स की हैं, which led to the superpower humiliating exit from this cliched graveyard of empires. 3 फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं जो कि जिसका अंत ये हुआ कि ये जो सुपर पावर है, ये अपनी इज्जत को गिराते हुए, ह्यूमिलेटिंग, यानी उसकी इज्जत खत्म हो गई है, इसमें उसको एग्जिट करना पड़ रहा है अपने, जो कि क्लिशेट का मतलब है जो जो शब्द कहे जाते हैं किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। क्लीशे है कि मतलब कि वो उसी तरह से उसको उसको रेफर किया जाता है कि वो एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड है अफगानिस्तान, और वहां से उनको निकलना पड़ रहा है। फर्स्ट, द यूएस वेंट इनटू अफगानिस्तान विदाउट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम द कंट्रीज हिस्ट्री। पहली गलती ये है कि उसके हिस्ट्री के बारे में बिना जाने अफगानिस्तान में वो घुस गया, और was blindsided by the unipolar hubris, या फिर उनको ब्लाइंड बना दिया था उनकी जो एक तरफा पावर, जो उनका गरूर है उसने। Afghanistan was invaded by great powers in the 19th and 20th centuries as well. अफगानिस्तान को 19वीं और 20वीं सदी में भी इन्वेड किया गया था बड़ी बड़ी पावर्स के द्वारा। The British Empire, which feared a Russian invasion to India via Afghanistan, sent troops to the country in 1839, ousted its ruler Dost Muhammad, and established a client regime of its ally Shah Shuja. ब्रिटिश एम्पायर जो कि डरता था कि रशिया इन्वेड करेगा और इन्वेड करके इंडिया में आ जाएगा अफगानिस्तान से होता हुआ, तो उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे थे उस देश में, यानी अफगानिस्तान में 1839 में, और वहाँ के रूलर दोस्त मोहम्मद को बाहर कर दिया था, और वहाँ पर अपने मित्र शाह शुजा की एक क्लाइंट रिजीम एस्टैब्लिश कर दी थी, यानी कि एक ऐसा शासन एस्टैब्लिश कर दिया था जो उनके एक तरह से उनके सेवा में था। बट द ब्रिटिश हैड टू विड्रॉ इन द फेस ऑफ अफगान रेजिस्टेंस। लेकिन अफगान रेजिस्टेंस के फेस में, उनके सामने ब्रिटिश को विड्रॉ करना पड़ा, मोस्टली बाय पश्तून वॉरियर्स, और जो रेजिस्टेंस आया था वो पश्तून वॉरियर्स योद्धाओं की तरफ से आया था। While retreating in 1842, all of the British and Indian troops except one doctor were massacred by Afghanistan. और जब वो वापस आ रहे थे 1842 में, तो सारे के सारे ब्रिटिश और इंडियन ट्रूप्स जो थे, सिवाय एक डॉक्टर के, उनको अफगानिस्तान के लोगों ने मैसेकर कर दिया।
उन्हें काट के फेंक दिया था। In 1979, the Soviet Union sent troops to Afghanistan to salvage the country's nascent communist regime. उसके बाद क्या हुआ 79 में सोवियत यूनियन ने अपने ट्रूप्स भेजे अफगानिस्तान में, जिससे कंट्री का जो नया कम्युनिस्ट रिजीम है वहां उसको बचाया जा सके। ऑर्केस्ट्रेटेड अ कू, और वहां पे उन्होंने ऐसा इंतजाम कर दिया कि वहां पे कू हो गया, यानी कि वहां के राजा को हटा दिया गया। इस तरह से उन्होंने ऐसा इंतजाम कर दिया और वहां पे अपने अपने लिए एक फ्रेंडली रिजीम को स्थापित कर दिया, एस्टैब्लिश्ड अ फ्रेंडली रिजीम। द सोवियट्स फेस्ड विद ब्लडी मुजाहिदीन रेजिस्टेंस, और सोवियट्स उसके बाद मुजाहिदीन से खूब रेजिस्टेंस मिला, उनको ब्लडी रेजिस्टेंस मिला, बहुत ही मारकाट वाला रेजिस्टेंस मिला, विच वॉज बैंक रोल्ड एंड ट्रेन्ड बाय द यूएस। और मुजाहिदीन को पैसे दिए थे और ट्रेनिंग दी थी यूएस ने, सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने, एंड हैड टू पुल बैक इन 1989, और सोवियट्स ने इस तरह से उनको वापस आना पड़ा 1989 में इन इग्नोमिनी, अपनी इज्जत को गिराते हुए। The US might have thought that history would have been kinder to them when they launched the Afghanistan war in October 2001. हो सकता है यूएस ने ये सोचा हो कि हिस्ट्री उनके लिए ज्यादा दयालु रहेगी जब उन्होंने अफगानिस्तान इन्वेजन को शुरू किया अक्टूबर 2001 में, लेकिन वैसा नहीं हुआ। Once they invaded Afghanistan, the US, given the mistakes the British and Soviets committed, could have had a strategically focused campaign targeting its enemy Al Qaeda, which was behind the September 11 attacks. एक बार उन्होंने अफगानिस्तान को इन्वेड किया तो यूएस ये देखते हुए कि ब्रिटिश और सोवियट्स ने क्या क्या मिस्टेक्स कमिट की थी, हो सकता है वो ये कोशिश कर सकते थे कि वो ऐसी रणनीति बनाते कि वो अपने कैंपेन को बिल्कुल फोकस रखते, अपनी मुहिम को फोकस रखते और केवल वो अपने एनिमी अलकायदा को टारगेट करते, जो कि सितंबर 11 अटैक के पीछे था, जिसकी वजह से उन्होंने इन्वेड भी किया था। It should have gone after the terrorists, destroyed the terrorist network and then withdrawn. यूएस को चाहिए था वो टेररिस्ट के पीछे जाता और उनके नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर देता और वापस निकल आता। दैट इज व्हाट अ रियलिस्ट पावर वुड डू, और वही चीज एक कोई भी जो सच्चाई को देख के चल रहा है पावर वो करेगा। बट द यूएस, ड्रिवन बाय द न्यू कंजर्वेटिव ग्लोबलिज्म ऑफ द बुश एडमिनिस्ट्रेशन, हैड सेट मोर एम्बिशियस गोल्स फॉर इटसेल्फ। लेकिन जो यूएस था वो कि जो नया कंजर्वेटिव ग्लोबलिज्म वाली पॉलिसी थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, उससे ड्राइव हो रहा था और उन्होंने बहुत एम्बिशियस गोल रखे हुए थे अपने लिए, महत्वाकांक्षी अपने लिए गोल रखे हुए थे। It wanted to topple the Taliban and rebuild a centralized democratic state in Afghanistan. वो ये चाहता था कि वो तालिबान को टॉपल कर दे, मतलब गिरा दे, और एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो सेंट्रलाइज्ड स्टेट होगी उसको बिल्ड कर दे अफगानिस्तान में। पूरी वो डेमोक्रेसी लाना चाहता था, इतना बड़ा उन्होंने अपना प्लान बना लिया था। How did building democratic institutions in Afghanistan from top down serve America's foreign policy interests? ये जो डेमोक्रेटिक संस्थान बनाने का जो प्लान था, इससे ऊपर से नीचे तक ये जो प्लान था बनाने का, इससे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का इंटरेस्ट कैसे सर्व होता है भाई? The neo conservatives in Washington might have found it fascinating, but the move made little strategic sense. हो सकता है नियो कॉन्जर्वेटिव्स को वॉशिंगटन में ये इसको बड़ा फैसिनेट करने वाला लगता हो, बहुत ही अंदर से खुश कर देने वाली बात लगती हो, बहुत प्रभावित कर देने वाली बात लगती हो, खुश करके प्रभावित कर देने वाली बात लगती हो। लेकिन ये मूव जो था इसमें कोई रणनीतिक तरीके से देखा जाए तो इसमें कोई मतलब नहीं था। एंड नाउ द यूएस इज रिट्रीटिंग, practically leaving Afghanistan to the mercy of the Taliban in return for assurances from them that they would not assist the terrorists such as Al Qaeda and the Islamic State. और अब यूएस वापस जा रहा है और प्रैक्टिकली वो अफगानिस्तान को अब तालिबान की दया पे छोड़ दे रहा है, और उसके मुकाबले में, उसके रिटर्न में, उसके इवज में उनको केवल ये आश्वस्तता मिल रही है उनसे कि वो जो है टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे जैसे अल कायदा और इस्लामिक स्टेट। द स्ट्रेटेजिक फेलियर,
After the Taliban regime was toppled and Al Qaeda driven back into the caves and mountains, the US still had a chance to stabilize the country with help from its different factors and leave. जब तालिबान रिजीम को उन्होंने टॉपल कर भी दिया था और अलीगान अल कायदा को ड्राइव बैक भी कर दिया था उनके केव्स और माउंटेन्स में, गुफाओं में, यूएस के पास तब भी एक चांस था कि वो कंट्री को स्टेबलाइज करता अलग अलग फैक्शंस की मदद से और वहां से चला जाता. In December 2001, Taliban spokesperson Mullah Abdul Salam Zaif had offered to surrender. तालिबान के जो स्पोक्सपर्सन है उन्होंने ऑफर किया था कि हम सरेंडर कर देते हैं. The Taliban sought modest terms. Mullah Omar, their leader, should be allowed to return home. उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट टर्म्स नहीं मांगे थे, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मांगे थे. बस ये कहा था कि मुल्ला उमर जो उनके लीडर है उनको वापस घर आने दो. But the Americans rejected the offer and promised to destroy the Taliban in every corner of the country. लेकिन अमेरिकन्स ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम तालिबान को डिस्ट्रॉय कर देंगे देश के हर कॉर्नर से. The Taliban are an indigenous militancy and with deep roots in Afghanistan's Pashtun majority. लेकिन तालिबान जो है वो अफगानिस्तान का अंदरूनी मिलिटेंसी है, उसके अपने अंदर की मिलिटेंसी है और उसके बहुत गहरे रूट्स हैं अफगानिस्तान के पश्तून मेजॉरिटी में. Toppling them from power was easy, but defeating them in their country was not. उनको पावर से गिराना आसान था लेकिन उनको अपने ही देश में हराना आसान नहीं था. And after vowing to defeat them, the US launched the Iraq invasion to topple Saddam Hussein and export democracy there. और ये शपथ लेने के बाद कि वो उनको हरा देगा, यूएस ने जो है इसी बीच में उन्होंने इराक इन्वेजन लॉन्च कर दिया सद्दाम हुसैन को गिराने का और डेमोक्रेसी को वहां भी एक्सपोर्ट करने का उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लॉन्च कर दिया. दिस वाज द सेकंड मिस्टेक. ये उनकी जो है वो दूसरी गलती थी. The US took Pakistan's tactical support for its war on terror for granted, overlooking the fact that Pakistan had deep strategic ties with the Taliban. यूएस ने सोचा कि उन्होंने पाकिस्तान का जो टैक्टिकल सपोर्ट था अपने वॉर के लिए, टैक्टिकल मतलब जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसमें उस रणनीति के तहत हम अपनी क्या तरीका अपनाएंगे वॉर को करने का, तो उस तरीके में एक टैक्टिकल सपोर्ट जो है मिलिट्री स्ट्रैटेजी के हिसाब से उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान हमको सपोर्ट देगा वॉर के लिए और उन्होंने उसको ग्रांटेड ले लिया कि ये सपोर्ट हमको मिलना ही मिलना. और उन्होंने इस बात को ओवरलुक किया, मतलब उसको नहीं देखा कि पाकिस्तान के तालिबान के साथ बहुत ही गहरे रणनीतिक टाइज थे, इनके रिश्ते थे. पाकिस्तान played a double game by supporting the US campaign in Afghanistan while at the same time offering refuge and support to the Taliban. और पाकिस्तान ने डबल गेम खेला. यूएस की मुहिम को उन्होंने सपोर्ट दिया अफगानिस्तान में, जबकि उसके साथ ही साथ उसी समय में वो तालिबान को भी सपोर्ट दे रहा था और उनको रिफ्यूज भी दे रहा था, मतलब बचाव भी दे रहा था. For Pakistan, the Taliban have been their wild card to check India's influence in Afghanistan. पाकिस्तान के लिए तालिबान उनका वाइल्ड कार्ड रहा है कि जिससे कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में उसको रोका जा सके, उसके लिए वो तालिबान को यूज करते हैं. तो वाइल्ड कार्ड वो होता है जब आपके पास कोई चारा नहीं होता तो एक पत्ता जो होता है ताश का वो आपको जिता देता है, वाइल्ड कार्ड. When the US declared victory in Afghanistan prematurely and went on to invade Iraq in 2003, it became easier for Pakistan to assist the Taliban's regrouping at a time when the Afghan government was grappling with corruption and infighting on ethnic lines. जब यूएस ने अफगानिस्तान के ऊपर अपनी विक्ट्री को डिक्लेयर कर दिया समय से पहले ही और उसके बाद वो इराक इन्वेड करने चला गया 2003 में, तो पाकिस्तान के लिए आसान हो गया कि वो तालिबान को वापस रीग्रुप करने में असिस्ट करे एक ऐसे समय में जब अफगान गवर्नमेंट जो थी वो जूझ रही थी करप्शन के साथ और इन फाइटिंग के साथ जो एथनिक लाइंस पे हो रही थी. एथनिक लाइंस मतलब वहाँ पे अलग अलग रीजनल पावर्स हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं जिनका की रेशियल ग्रुप्स हैं अलग अलग जो आपस में लड़ते हैं. For the ordinary Afghans living outside the provincial capitals, life did not change much under the new government. साधारण अफगान्स के लिए जो कि प्रोविंशियल कैपिटल्स के बाहर रह रहे थे, लाइफ बहुत ज्यादा बदली नहीं नई गवर्नमेंट के अंतर्गत भी.
when the US got stuck in the morass of the Iraq war, the Taliban were steadily making a comeback in Afghanistan's hinterlands. जब यूएस उस कीचड़ में, इराक वॉर के कीचड़ में, दलदल में फंस गया, तो तालिबान जो है इधर स्टेडली स्थिरता से एक वापसी अपना कर रहा था अफगानिस्तान के अंदरूनी इलाकों में. By the time the US shifted its focus back to Afghanistan after defeating the Islamic State in Iraq and Syria, and amid growing calls at home to end the endless wars, the Afghan war had already been lost. और जब तक यूएस ने अपना फोकस वापस अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट किया, इस्लामिक स्टेट को इराक और सीरिया में हराने के बाद, और जब लगातार कॉल्स राइज कर रही थी अमेरिका में कि भाई घर पे कि भाई ये एंडलेस वॉर्स को खत्म किया जाए, तो तब तक अफगान वॉर जो है वो हो ही जा चुकी थी ऑलरेडी पहले ही. सरेंडर टू द तालिबान. Granted, there is a realist case for US to leave Afghanistan. एक रियल सेंस में देखा जाए तो इस वक्त एक केस है कि यूएस को अफगानिस्तान को छोड़ना चाहिए, ये अब मान लेते हैं. चलो, इट सीम्स टू हैव रीच्ड द कंक्लूजन लॉन्ग अगो दैट द वॉर वाज वन दैट कुड नॉट बी टर्न्ड अराउंड. ऐसा लगता है कि यूएस जो है, इस प्रतीत होता है कि इस कंक्लूजन पे पहुंच गया था काफी पहले कि ये वॉर ऐसी थी जिसको कि उल्टा नहीं किया जा सकता, यानी पूरी तरह से तालिबान को हराया नहीं जा सकता. ये पहले ही कंक्लूजन पे पहुंच गए थे. The war was also becoming increasingly unpopular at home, prompting presidents from Barack Obama to Donald Trump and Joe Biden to promise to wind it up. War जो थी ये घर पे यानी अमेरिका में अनपॉपुलर होती जा रही थी और ज़्यादा बढ़ते हुए अनपॉपुलर होती जा रही थी, जो कि प्रॉम्प्ट कर रही थी जो भी प्रेसिडेंट्स आते थे कि वो ये प्रॉमिस करते थे कि उसको वाइंड अप कर देंगे यानी खत्म कर देंगे. The US has also been shifting its focus to East Asia, where China is rising. अब यूएस अपना फोकस ईस्ट एशिया की तरफ भी शिफ्ट करता जा रहा है और जहां पे चाइना उठ रहा है. एंड गिवन द फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस द यूएस इज फेसिंग नाउ एल्सवेयर, कंटिन्यूइंग ट्रूप्स एंड कमिटमेंट्स इन अफगानिस्तान मेक्स लिटिल सेंस. और अगर ये देखा जाए एक तरफ कि फॉरेन पॉलिसी की जो चुनौतियां हैं यूएस के लिए, वो जो फेस कर रहा है अब दूसरी जगहों पे, तो लगातार ट्रूप्स को और अफगानिस्तान में जो अपने कमिटमेंट्स हैं उनको जारी रखने में कोई सेंस नहीं है. But the US could have opted for a more orderly withdrawal. लेकिन यूएस ये कर सकता था कोशिश कि वो जो विड्रॉल करता वो थोड़ा सा प्लान्ड ऑर्डरली तरीके से होता और एक सलीके से होता. Instead, it surrendered to the Taliban's terms to pull back its troops. बजाय इसके उन्होंने तालिबान के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उनकी शर्तें थी, उनके सामने सरेंडर कर दिया अपने ट्रूप्स को वापस लाने के लिए. ये उनकी तीसरी गलती थी. This was the third mistake. The Taliban have not defeated the Afghan troops yet. तालिबान ने अभी कोई अफगान ट्रूप्स को हरा नहीं दिया है. The Afghan government has about 2 lakh battle-hardened soldiers, including the US-trained elite special forces. अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास 2 लाख जो बैटल से हार्डन हो चुके हैं, मतलब काफी एक्सपीरियंस हो चुके हैं बैटल में, युद्ध में, ऐसे सोल्जर्स हैं, और जिसमें यूएस के द्वारा ट्रेन किया हुआ उनका एलीट स्पेशल फोर्स भी है. एलीट मतलब जो बहुत ऊंचे दर्जे का इंपॉर्टेंट फोर्स है. The government still controls most of the country's population centers. अफगान गवर्नमेंट अभी भी देश के ज्यादातर पॉपुलेशन सेंटर्स को कंट्रोल कर रही है. The Taliban's efforts to take over provincial capitals were successfully thwarted in the recent past with air power help from the US. जो भी तालिबान की कोशिशें हुई थी प्रोविंशियल कैपिटल्स को टेक ओवर कर लेने की, उनको सफलतापूर्वक थ्वाट कर दिया गया था, यानी उनको असफल कर दिया गया था रिसेंट पास्ट में एयर पावर से, यानी हवाई जहाजों की पावर से, जो कि हेल्प के लिए आए थे अमेरिका से, यूएस से. With the US being present in Afghanistan, the conflict has been in a stalemate, the government not being able to defeat the insurgents and the Taliban unable to overrun the cities. और यूएस जो कि अफगानिस्तान के अंदर था, मौजूद था, उस टाइम ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो झड़प थी, ये रुकी पड़ी थी. सरकार जो है वो इंसर्जेंट्स को हरा नहीं पा रही थी, घुसपैठियों को हरा नहीं पा रही थी, और तालिबान भी जो है उनकी सिटीज को ओवररन नहीं कर पा रहा था. The US should have used this stalemate. ये जो रुकावट थी यूएस को, उसको यूज करना चाहिए था, coupled with mounting pressure on अफगान पाकिस्तान, और साथ साथ वो पाकिस्तान पे भी प्रेशर बढ़ाते to extract concessions from the Taliban, जिससे कि तालिबान से concessions लिए जा सकते थे जबरन.
Instead, the Trump administration went for talks with the Taliban on their terms. और इसके बजाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, वो टॉक्स के लिए चला गया तालिबान के साथ उनकी शर्तों पे. The Afghan government was kept out of the whole process because the Taliban do not recognize them as being legitimate. और अफगान गवर्नमेंट को जो है इस पूरे प्रोसेस से बाहर रखा गया, क्योंकि तालिबान जो है वो अफगान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि वो जायज है, वो वैध है. एंड द यूएस स्ट्रक अ डायरेक्ट डील विद द तालिबान. और यूएस ने तालिबान के साथ सीधे डील कर ली विदाउट एड्रेसिंग एनी ऑफ द अफगान कंसर्न्स. और अफगान गवर्नमेंट की चिंताओं को संबोधित किए बिना ऐसा उन्होंने किया. The American exit would now decisively shift the balance of power in the favor of the Taliban. और अमेरिका के एग्जिट से अब क्या होगा, डिसाइसिवली बैलेंस ऑफ पावर तालिबान के फेवर में शिफ्ट हो जाएगा. द इंसर्जेंट्स हैव ऑलवेज नोन दिस. घुसपैठिए ये बात हमेशा से जानते रहे हैं. They have stepped up attacks and carried out targeted killings aimed at weakening the Afghan government and terrorizing society immediately after signing the agreement with the US. उन्होंने अटैक्स को उठा दिया, स्टेप अप कर दिया है और टारगेटेड किलिंग्स किया है, और जिसका की लक्ष्य ये है कि अफगान गवर्नमेंट को वीकन कर देना है, कमजोर कर देना है और सोसाइटी को टेरराइज कर देना है एग्रीमेंट को साइन करने से पहले ही, इन February 2020. And ever since the remaining US troops started pulling back from Afghanistan on May 1. और जब से जो बचे हुए यूएस ट्रूप्स हैं वो वापस आना शुरू हो गए अफगानिस्तान से May 1 से ही, तो तालिबान हैव स्टार्टेड कैप्चरिंग मोर टेरिटरीज. तालिबान ने और भी टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया है. द वॉर मे बी वाइंडिंग डाउन फॉर द अमेरिकन्स. अमेरिकन्स के लिए हो सकता है ये वॉर खत्म हो रही हो, बट फॉर अफगान्स इट विल कंटिन्यू इन वन फॉर्म और अनदर. अफगान्स के लिए ये किसी न किसी रूप में कंटिन्यू करती जाएगी. Second editorial, The Invisible Tax. 16 June 2021, The Hindu. Emergent action is needed to rein in inflation as people face income losses, medical costs. बहुत इमरजेंसी वाला एक्शन की जरूरत है जिससे जो मुद्रास्फीति हो रही है उसको हम कंट्रोल करें, उसको लगाम लगाएं. जैसे लोग जो हैं इनकम के लॉसेस को फेस कर रहे हैं और मेडिकल कॉस्ट फेस कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं. The pandemic's second wave may have subsided, but hopes of a smooth rebound in the economy in tandem with easing restrictions remain muddled, with the inflation numbers for May compounding the problem. पैंडेमिक की महामारी की जो दूसरी वेव है, दूसरी लहर है, हो सकता है वो सबसाइड कर गई हो, वो थोड़ी सी कमजोर पड़ गई हो, लेकिन आशाएं एक स्मूथ रिबाउंड की जो इकोनॉमी में आशाएं हैं, इकोनॉमी रिबाउंड कर जाएगी और उसके साथ हम रिस्ट्रिक्शंस को इजी कर देंगे. ये जो होप्स हैं, ये जो आशाएं हैं, ये कंफ्यूज रह रही हैं. अभी ये आशाएं क्लियर नहीं है, मडल्ड है, कंफ्यूज्ड है. विद द इन्फ्लेशन नंबर्स फॉर मे कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम. मे के जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं उसने प्रॉब्लम को और भी कंपाउंड कर दिया है, और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बढ़ा दिया है. The soaring pace of rising prices, both retail and wholesale, in the month that saw widespread lockdown-like restrictions has come as a negative surprise. जो हवा में उड़ता हुआ स्पीड है प्राइसेस के बढ़ने की, दोनों रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइसेस की, इस महीने में उसने ये देखा कि बहुत फैलाव लेके लॉकडाउन की तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, और ये बात एक नेगेटिव सरप्राइज के रूप में आई है कि प्राइस इतने बढ़ गए. Inflation based on the wholesale price index is reckoned to have hit a 25-year record of nearly 13%. जो इन्फ्लेशन है, जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पे आधारित अगर देखते हैं, तो अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से हम इन्फ्लेशन को रेकन करते हैं, नहीं उसको देखते हैं, तो उसको हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये 25 साल का रिकॉर्ड पार कर गया है और करीब 13% इन्फ्लेशन हो गया है. While retail inflation touched a 6-month high of 6.3%, जबकि रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसने भी 6 महीने का हाई का आंकड़ा पार कर दिया, 6.3% का. While
Runaway fuel prices that include high excise duties and taxes were a key factor in driving up both the inflation indices. They were not the only ones at work. जबकि फ्यूल प्राइसेस एकदम से तेजी से बढ़े हैं, रनअवे करके बढ़े हैं, भाग के बढ़े हैं, और उनमें एक्साइज ड्यूटीज भी बढ़ी हैं और टैक्सेस भी बढ़े हैं जो फ्यूल्स के ऊपर। ये एक की फैक्टर था जिसने कि इन्फ्लेशन को ड्राइव अप किया है, इन्फ्लेशन के इंडाइसिस द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। तो ये केवल एकमात्र कारण नहीं थे जो काम कर रहे हैं इन्फ्लेशन को बढ़ाने में। तो ये जो इन्फ्लेशन है 13% का, ये एक साल में 13% होलसेल प्राइस का प्राइस बढ़ गया, और एक साल में जो रिटेल प्राइस है 6.3% बढ़ गया। रिटेल इन्फ्लेशन इन फूड हिट अ 6 month हाई ऑफ 5%। फूड में जो रिटेल इन्फ्लेशन हुआ है उसको 6 महीने के हाई के आंकड़ा हिट कर गया 5%। यानी महीने दर महीने में अगर हम देखें और पिछले साल से कंपेयर करें, तो इस महीने में पिछले साल के उसी महीने के मुकाबले में जो दाम है वो 5% बढ़ गए हैं रिटेल में, और पहले वो 22% था। अप्रैल के महीने में पिछले अप्रैल के मुकाबले में वो 2% बढ़ा था। विद पल्सेस एंड एग्स एज वेल एज एडिबल ऑयल्स लीडिंग द सर्च। और जो उठान है प्राइसेस में, इसमें दालों में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, और अंडों के प्राइस में और एडिबल ऑयल्स के प्राइस में फर्क पड़ा है। फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन हिट 11.6%। फ्यूल एंड लाइट के प्राइसेस में भी 11.6% की मुद्रास्फीति हुई है, द हाईएस्ट इन ओवर 9 years, जो कि 9 साल में सबसे ज़्यादा है। And no respite is in sight on this front, as pump prices for petrol raised past 100 a liter in even more parts of the country this month. और कोई भी राहत दिखाई नहीं पड़ती है इस फ्रंट पे, जैसे कि पंपों पे यानी पेट्रोल पंपों पे जो दाम है वो 100 के आंकड़े के पार भाग गए हैं 1 लीटर में, और भी देश के अलग अलग पार्ट्स में इस महीने में। डीजल हैज ऑल्सो क्रॉस द सेंचुरी मार्क इन राजस्थान श्रीगंगानगर। डीजल भी 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गया है राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, वेयर फ्रेट कॉस्ट एड अप ऑन टॉप ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट के टैक्सेस तो लगते ही हैं पेट्रोल के ऊपर, वहाँ पर फ्रेट कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। Even if one were to discount food and fuel prices, core inflation has crossed the 6% mark for the first time in 31 months and is estimated at 6.6%. अगर हम फूड और फ्यूल प्राइसेस को हटा भी दें कुछ देर के लिए अपने कैलकुलेशन के लिए, तो जो मुख्य इन्फ्लेशन है वो भी 6% का आंकड़ा पार कर गया है पहली बार 31 महीनों में। और ये जो फ्यूल और फूड प्राइसेस को हटा दें तो भी 6% का अनुमानता इन्फ्लेशन हो गया है। Reacting to the April retail inflation print of 4.3% after averaging a steep 6.2% through 2021, the RBI governor had remarked earlier this month that it brought some relief and elbow room for sticking with growth supportive policy. अप्रैल में जो रिटेल इन्फ्लेशन का जो प्रिंट फिगर्स आई थी 4.3% की, जबकि इसके पहले एक ऊंचा 6.2% का एवरेज आ रहा था पूरे 20-21 के वर्ष में। आरबीआई के गवर्नर ने उस वक्त ये रिमार्क किया था, ये टिप्पणी की थी इस मंथ के पहले कि इसी महीने में पहले कि उससे कुछ राहत आई है और हमको कुछ अपने हिलने डुलने के लिए जगह मिल गई है, जिससे कि हम ग्रोथ को सपोर्ट करती हुई नीति को पे हम लोग अपने चिपक सकेंगे। If anything, May's inflation prints leave no such room for maneuver. और मई के जो इन्फ्लेशन के फिगर्स आ रहे हैं वो इस तरह के मनूवर के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते हैं। अगर कुछ सोचा भी जाए इस बारे में तो भी कोई रास्ता नहीं छोड़ते हैं। Though the bank's monetary policy committee may not switch away from its dovish policy, no further easing of interest rates can be expected at these price levels. हालांकि जो बैंक की यानी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो
जो ये डिसाइड करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, तो वो अपनी डविश पॉलिसी से स्विच अवे तो नहीं करेगी। फिर भी कोई भी फर्दर ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स जो है वह अपेक्षित नहीं है इन प्राइस लेवल पे, यानी हम इंटरेस्ट रेट को गिरा नहीं सकते हैं। हालांकि उनकी जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो डविश है, यानी कि इकोनॉमी को थोड़ा सा वो पीसफुल जो बनाने वाली चीज होती है, इससे इंटरेस्ट रेट को नीचे करने वाली पॉलिसी उनकी है, जिससे कि धीरे धीरे हम इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो यानी कि वो पॉलिसी तो ये है कि वो इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना चाहते हैं, लेकिन वो इन प्राइस लेवल्स पे इंटरेस्ट रेट को नीचे ले आएंगे, इस बारे में कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट्स को हम आर्टिफिशियली इस वक्त रिड्यूस भी नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इकोनॉमिस्ट expect inflation to remain higher than the average 5.1% estimated by the central bank for this year. ज़्यादातर जो अर्थशास्त्री हैं वो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है अपनी औसत 5.1% से ज़्यादा पे रहेगा, जो कि सेंट्रल बैंक ने पहले अनुमानित किया था कि इन्फ्लेशन 5.1% रहेगा, लेकिन ज़्यादातर अर्थशास्त्री ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा रहेगा। If the government wants the RBI to persist with its accommodative approach to facilitate growth, अगर आरबीआई अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि आरबीआई अपने अकोमोडेट करने की अप्रोच में कंटिन्यू करे ग्रोथ को आसान बनाने के लिए, ठीक है, ग्रोथ कब आसान बनती है? जब आप इंटरेस्ट रेट को नीचे गिराते हैं, तो लोन आसानी से लोग ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है इकोनॉमी में। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आरबीआई लगातार बनी रहे अपने अकोमोडेटिव अप्रोच के साथ, तो इसको जरूर कुछ एक्शन लेने चाहिए। इट मस्ट टेक सम एक्शंस ऑफ इट्स ओन, अपने खुद के एक्शन सरकार को लेने चाहिए टू कर्ब द प्राइस राइज, कि प्राइस राइज को वो रोके, इंक्लूडिंग मीनिंगफुल कट्स इन फ्यूल टैक्सेस। और उसमें ये भी शामिल हो सकता है कि फ्यूल टैक्सेस में वो समझदारी वाले कट्स करे। दैट द आरबीआई गवर्नर हैज बीन एडवोकेटिंग सिंस फरवरी, जिनको कि आरबीआई गवर्नर जो है वो सपोर्ट देते जा रहे थे, उनको मुंह बोला सपोर्ट दे रहे हैं सिंस फरवरी से, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस गिराइए, उस पर टैक्सेस को कम करिए। So far, it has only obfuscated the issue with arguments ranging from the states. From the state should cut taxes first to let's bring petroleum products under GST, and the latest claim by the petroleum minister, who admitted that the prices are problematic, but the government is saving money to spend on welfare schemes and buying vaccines. अभी तक so far ये जो इट हैज ओनली मतलब सरकार ने इस इशू को केवल छुपाया है। ऑब्फस्केट करना मतलब सच बात ना बोलना और उसको ऊपर से क्लाउडी क्लाउडी बातें बोलना, कंफ्यूज करके रखना। उन्होंने केवल ऑब्फस्केट किया इशू को ऐसे आर्गुमेंट्स देते हुए जो कि स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि स्टेट्स को पहले अपने टैक्सेस घटाने चाहिए, तब सेंटर अपने टैक्सेस घटाएगा, या चलो हम पहले हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पहले जीएसटी के अंतर्गत तो ले आए, उसके बाद प्राइस घटाएंगे। और अब जो लेटेस्ट दावा किया है पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, जिन्होंने कहा कि हाँ भाई प्राइसेस तो ज़्यादा हैं, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन सरकार जो है वो ज़्यादा टैक्स आने की वजह से पैसा बचा रही है, जिससे कि वो वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च कर सके या फिर वैक्सीन खरीद सके उस पैसे से। फॉर ए पॉपुलेशन ऑलरेडी रीलिंग फ्रॉम द जॉब and income losses and higher medical costs since the pandemic's onset, the persistently high inflation is untenable. एक ऐसी पॉपुलेशन के लिए जो पहले ही बेचारी रील कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा असर में है, विपरीत असर में पड़ गई है, जॉब और इनकम के लॉसेस के विपरीत असर से और हायर मेडिकल कॉस्ट की वजह से, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तो ऑनसेट वाले से स्टार्ट हुआ है, तो परसिस्टेंटली लगातार जो हाई इन्फ्लेशन है ये हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। No welfare scheme can offset its disproportionately adverse impact on the poor. कोई भी वेलफेयर स्कीम जो है वो राइजिंग प्राइसेस का जो डिस्प्रोपोर्शनेटली एडवर्स उल्टा असर जो गरीब लोगों पे होता है, उसको कोई भी वेलफेयर स्कीम जो है उसकी भरपाई नहीं कर सकती है, उसको कम नहीं कर सकती है।
तो इसलिए वेलफेयर स्कीम्स की बात मत करिए, पेट्रोलियम के प्राइसेस को आप गिराइए। ये जो पेट्रोलियम का प्राइस जो है एक तरह का हमारे ऊपर ये इनविजिबल टैक्स है और गवर्नमेंट को इसको गिराने की कोशिश करनी पड़ेगी। ब्रेसिंग फॉर ए थ्रेट, एक एक हमारे सामने जो थ्रेट है, यानी कि जो हमारे सामने एक खतरा है, एक चुनौतीपूर्ण जो खतरा है, उसके उसको उसका सामना करने के लिए तैयार रहना है, ब्रेसिंग करना है, तैयार रहना है। इंडिया मस्ट बी अलाइव टू द डेंजर्स ऑफ इमर्जिंग वेरिएंट्स ऑफ द कोरोना वायरस। भारत को जो खतरे हैं इमर्जिंग वेरिएंट्स के कोरोना वायरस के, जो उठ रहे हैं अलग अलग टाइप के वायरस के, जो अलग अलग वेरिएंट हैं जो आ रहे हैं, उससे भारत को अलाइव रहना जरूरी है, मस्ट यानी जरूरी। An emerging form of the Delta variant called AY1 is raising global concern. डेल्टा वेरिएंट का भी एक जो इमर्जिंग रूप है, इसको कहते हैं AY.1, ये पूरे विश्व में चिंताएं बढ़ा रहा है। 5 of India's leading laboratories since May have submitted data to the global initiative on sharing all influenza data on its presence in India. इंडिया की जो 5 लेबोरेटरीज हैं, उन्होंने मई से डेटा सबमिट किया है इस इनिशिएटिव को, जिसको कहते हैं GISAID, यानी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल द इन्फ्लुएंजा डेटा ऑन इट्स प्रेजेंस इन इंडिया, कि ये जो वेरिएंट है इसके मौजूदगी के बारे में इन्होंने डेटा सबमिट किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय ये इनिशिएटिव है, पहल है। Public Health England, a body in the United Kingdom, has said that of the 63 genomes in its repository as of June 7, 6 were from India. AY1 or B.16.7.2.1 is a variant of Delta B.1.617.2 and has all its characteristic mutations along with one called K417N. पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड जो एक बॉडी है यूनाइटेड किंगडम की, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस के जो 63 जेनोम्स यानी उसके जो जीन्स के जो कॉम्बिनेशंस उनके पास उपलब्ध हैं 63 टाइप के, उनकी रेपोजिटरी में, उनके स्टोर हाउस में, जून 7 को अगर देखा जाए तो उनके पास 63 अलग अलग वेराइटीज के जीन के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं कोरोना वायरस के। उसमें से 6 जो हैं वो इंडिया से हैं, और ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक म्यूटेशंस हैं, और साथ में एक और म्यूटेशन भी है जिसको कहते हैं K417N। कैरेक्टरिस्टिक म्यूटेशंस है, मतलब जो इससे साफ प्रतीत होता है कि ये कोरोना वायरस का ही वेरिएंट है। This particular one has previously been identified in the beta variant first detected in South Africa, which is an international variant of concern as it is highly infectious and known to reduce vaccine potency. और ये जो K417N म्यूटेशन है, ये पर्टिकुलर म्यूटेशन जो है, ये पहले बीटा वेरिएंट में भी आइडेंटिफाई किया गया था। जिस बीटा वेरिएंट को पहले साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट पाया गया था, ढूंढा गया था, जो कि एक इंटरनेशनल वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। कंसर्न में चिंता का वेरिएंट है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का डिक्लेरेशन WHO करता है। एज इट इज हाईली इन्फेक्शियस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी संक्रमित करता है और वैक्सीन के पावर को रिड्यूस करने की शक्ति रखता है, ऐसी जानकारी है इसके बारे में। द डेल्टा वेरिएंट is reportedly the most prevalent coronavirus variant in India. इंडिया में सबसे ज़्यादा मौजूद जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है, and comprises close to a third of the genome samples sourced from those with no international travel history processed until late May. और ये डेल्टा वेरिएंट है, ये कंप्राइज करता है 1/3 जो इतने भी जेनोम के सैंपल्स हैं, उनमें से 1/3 सैंपल जो है वो इसी के हैं। और ये जो सैंपल लिए जाते हैं उनसे लिए जाते हैं जो कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी नहीं है, वो भारत में ही है। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि भारत से बाहर से आ गया था। और लेट मई तक
इनको जो जैसे प्रोसेस किया गया, तो 1/3 जो हमने जो जीनोम के सैंपल्स इकट्ठे किए हैं, उनमें से 1/3 सैंपल इसी वेरिएंट के नजर आते हैं। An additional concern with the K417N mutation is that some studies have found that it was associated with resistance to a newly developed monoclonal antibody treatment drug cocktail, casirivimab and imdavirimab, for those assessed with a moderate to severe disease risk. और एक एडिशनल चिंता K417N म्यूटेशन के बारे में ये है कि कुछ स्टडीज ने ये पाया है कि इसके साथ जुड़ा है एक रेजिस्टेंस, जो नई डेवलप्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट जो निकाला गया है, जिसका जिसका एक ड्रग कॉकटेल बनाया गया है, ये दो ड्रग्स का। तो इन दो ड्रग्स को मिला के एक ड्रग कॉकटेल बनाया गया है, जिससे कि डिजीज ठीक हो सकती थी। लेकिन ये पाया गया कि K417 म्यूटेशन जो है, इस ड्रग कॉकटेल के भी असर को जो है उसके प्रति रेजिस्टेंट है। एंड फॉर खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके ऊपर मॉडरेट या सीवियर डिजीज का रिस्क रहता है। Scientists have said that AY.1 marks the continued evolution of the Delta variant. अब जो नया वेरिएंट आ गया है डेल्टा के बाद भी, वो है AY1, और साइंटिस्ट ने कहा है AY.1 जो है, ये डेल्टा वेरिएंट का ही कंटिन्यूड एवोल्यूशन है, यानी वहां से वो और इम्प्रूवमेंट उसका हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है और वो बेहतर बन रहा है अपनी मारक क्षमता में। The Delta variant has become globally prominent in the same way as the mutation D614G increased the infectivity of coronavirus in March and April last year. जिस प्रकार से D614G म्यूटेशन ने कोरोना वायरस की इन्फेक्टिविटी को बढ़ा दिया था पिछले साल के मार्च और अप्रैल में, उसी तरह से डेल्टा वेरिएंट भी पूरे विश्व में एक प्रोमिनेंट बन गया है, क्योंकि इसमें जो K417 म्यूटेशन है, इसने भी इन्फेक्टिविटी को बढ़ा दिया है। Coronaviruses are marked by convergent evolution. Some defining mutations that emerged in different strains from around the world start to become more common in subsequent variants. ये कोरोना वायरस जो है, इसको हम देखते हैं कि इसमें ये चिन्ह रहते हैं कि इसका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब ये है कि कुछ म्यूटेशन, डिफाइनिंग म्यूटेशंस आते हैं अलग अलग स्ट्रेनों में, पूरे विश्व में, और उसके बाद अलग अलग पार्ट्स में विश्व के जो म्यूटेशंस आते हैं, वो सारे म्यूटेशन जो हैं बाद वाले वेरिएंट्स में भी दिखने लग जाते हैं। तो यानी कि वो एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं, एक जगह के कोरोना वायरस दूसरे जगह के कोरोना वायरस में भी अपने असर को छोड़ जा रहे हैं। दीज म्यूटेशंस आर बेनिफिशियल टू द वायरस, और ये म्यूटेशन वायरस के लिए बेनिफिशियल हैं, एंड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हेल्प इट इन्फेक्ट द ह्यूमन सेल्स मोर एफिशिएंटली। और एक नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के तौर पे वो मदद करते हैं वायरस की कि वो ह्यूमन सेल्स को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से संक्रमित कर सकता है, एज वेल एज थॉट द डिफेंसिव एंटीबॉडीज, और जो डिफेंसिव एंटीबॉडीज हैं उनको भी अपने काम में प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है। एवोल्यूशन इज एन इनसेसेंट प्रोसेस। एवोल्यूशन यानी बदलना एक लगातार न रुकने वाली प्रक्रिया है, एंड इट इज इम्पॉसिबल to forecast if SARS-CoV-2 will become a part of the human ecosystem, less contagious and manifesting in sporadic outbreaks but ever present, or buckling into oblivion under the force of counter-offensive measures such as vaccines, masks, lockdowns. और एवोल्यूशन चूंकि एक इनसेसेंट प्रोसेस है, तो ये बिल्कुल असंभव है ये फोरकास्ट करना कि SARS-CoV-2 जो है वो क्या ह्यूमन इकोसिस्टम का क्या पार्ट बन जाएगा, क्या वो कम कंटेजियस हो जाएगा। कंटेजियस मतलब एक कांटेक्ट में आने से दूसरे को प्रभावित करने वाला, तो क्या वो कम कंटेजियस हो जाएगा, क्या वो कभी कभार के आउटब्रेक्स में मैनिफेस्ट करे, उस तरह से सामने आएगा कि स्पोरैडिक यानी कभी कभार होने वाले आउटब्रेक होंगे, लेकिन ये हमेशा मौजूद रहेगा और धीरे धीरे वो कमजोर होके, बकलिंग मतलब जो कमजोर हो जाता है और वो मुड़ के गिर जाता है, इस तरह से वो क्या ऑब्लिवियन में यानी कि शून्य में चला जाएगा। जब जैसे हम लोग काउंटर ऑफेंसिव जो अटैकिंग मेजर्स ला रहे हैं, जैसे वैक्सीन, मास्क, लॉकडाउन, इससे क्या वो गायब हो जाएगा?
इस बारे में कहना असंभव है. As the virus and people continue to be engaged in a dialectical battle, humanity has a tool that has been absent in previous global pandemics, that of rapid genome sequencing. जैसे जैसे वायरस और लोग जो हैं वो लगातार जुटे हुए हैं एक डायलेक्टिकल बैटल में, एक ऐसा इस तरह से बैटल जो लगातार चलते रहते हैं समय के साथ, और हर दोनों प्रतिद्वंदी अपनी अपनी बात को मनवाने में जुटे हुए हैं. तो ऐसे सिचुएशन में ह्यूमैनिटी के पास एक अच्छा टूल आ गया है जो कि पिछले ग्लोबल पैंडेमिक्स में प्रेजेंट नहीं था, कि अब हम जो है रैपिड जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं. ये टूल हमारे पास अब है क्योंकि वायरस इतना तेज, अपना वायरस और लोगों के बीच में एक बैटल चल रहा है. Several countries, including India, have the infrastructure and the resources to track certain mutations. बहुत से देश हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और साधन भी है कि वो जो थ्रेटन कर रहे हैं म्यूटेशन उनको ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि उनको ट्रेस कर सकते हैं भी कब म्यूटेशन हो रहा है, क्या बन रहा है. उनके पास ये टेक्नोलॉजी है. Unfortunately, the potency of a mutation to increase infectivity in a region can only be known retrospectively. और बदकिस्मती से म्यूटेशन में कितनी पावर है, कितनी क्षमता है कि वो संक्रमित करने की क्षमता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है उसकी एक रीजन में, ये बात जो है केवल बाद में जानी जा सकती है जब वो अपना मारने का काम कर जाता है. रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि जब हम पीछे की तरफ देखते हैं, यानी पास्ट की तरफ देखते हैं, तभी पता लगा सकते हैं. जब वो वायरस बनता है उस वक्त हम नहीं कह सकते इसमें कितनी इन्फेक्टिविटी होगी. However, this knowledge can help improve vaccines and enable researchers to perform quick tweaks, or in the patients or in the parlance of software, develop upgraded patches that can blunt the threat from emergent variants. लेकिन ये जो नॉलेज हमें प्राप्त हो रही है, रेट्रोस्पेक्टिव तौर पे भी जो नॉलेज प्राप्त हो रही है, उससे हम अपनी वैक्सीन को इम्प्रूव कर सकते हैं और रिसर्चर जो शोध करता है उनको एनेबल कर सकते हैं कि वो जल्दी से वैक्सीन्स में कुछ बदलाव कर दें, ट्वीक कर दें, जल्दी से बदलाव कर दें. और जैसा कि सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि वो वैक्सीन पे अपग्रेड ले आएँ या उसके अपग्रेडेड पैचेस ले आएँ जो कि नए उत्पन्न होते हुए वेरिएंट्स के थ्रेट को कमजोर ब्लंट कर सकती है, यानी उनकी धार को खत्म कर सकती है. इंडिया हैज चोजन टू रिस्ट्रिक्ट जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडीज टू 10 गवर्नमेंट लैब्स. इंडिया ने ये चूज किया है कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग की जो स्टडीज हैं वो 10 गवर्नमेंट की लैब्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखेंगी एंड नॉट इन्वॉल्व द प्राइवेट लैब्स, और इसमें प्राइवेट लैब्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगी, सम ऑफ विच हैव द कैपेबिलिटी एंड द एक्सपर्टीज. और हालांकि प्राइवेट लैब में से कुछ ऐसी लैब्स हैं जिनके पास वो क्षमता है और एक्सपर्टीज भी है. टाइम एंड अगेन द कंट्री हैज सफर्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस. समय समय पर देश ने परिणाम झेला है, जो हमारी तैयारी नहीं थी, तैयारी की कमी थी, उसका जो परिणाम झेला है. इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू डाउन प्ले द सीरियसनेस ऑफ द थ्रेट. इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इस थ्रेट की जो गंभीरता है उसको हम डाउन प्ले ना करें, मतलब उसको उसके बारे में ये ना कहें कि ये ज़्यादा कुछ थ्रेट नहीं है, ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. उसको सीरियसनेस उसकी बनाए रखें जिससे हम उससे डील कर सकते हैं.